हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली वेल। आज हम करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस का चैप्टर नंबर 6.8, which is going to be about maritime frauds and protection against it. And this is the second last chapter in international trade finance. And अगर आपने बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं, यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट, और इफ़ यू वांट टू एनरोल इन द कोर्स तो आप उसके लिए ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एंड्रॉयड एंड iOS दोनों पे अवेलेबल है, लर्निंग सेशन IBF एग्जाम ऐप. Now, in this course, if you enroll, then you're going to get conceptual videos and video questions, mock test, mega mock test, and ePDF notes for the notes that we are going to use in the lecture. So, do enroll in the course if you want to start a good preparation journey for the ITF exam and score good marks. Now, let's quickly start with our chapter, protecting against maritime frauds. Now, one of the reasons ये 6 चैप्टर में आया है is because 6 चैप्टर में हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? We are talking about the risk in the international trade, and maritime fraud जो है is one of the major risk. कभी maritime frauds, for those who cannot get it from the name, ठीक है, मैरीटाइम फ्रॉड क्या होता है? जो भी हम सी के थ्रू शिपमेंट कर रहे हैं उसमें अगर हमारा कोई फ्रॉड हो जाता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्टेशन चेन में, अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, स्पेशली इन केस ऑफ सी रूट, इफ यू आर टेकिंग, दैट इज योर मैरीटाइम फ्रॉड. ओके, नाउ व्हाट देयर सेइंग कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो शिपिंग और मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत ज़्यादा हैविली डिपेंडेंट है, राइट? हम एयर फ्रेट नहीं कर सकते, हम एयर कार्गो नहीं यूज़ कर सकते हर बारी, बिकॉज दैट इज़ कॉस्टली. सेंडिंग गुड्स थ्रू शिप इज़ चीपर एज कम्पेयर टू एयर, सो दैट्स वाई ये ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला ट्रांसपोर्टेशन मेथड है, स्पेशली फॉर बल्क कार्गो लाइक कोल, ऑयल और या फिर फूड ग्रेन्स हो गए. तो जैसे ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन बढ़ रही है, हमारा ट्रेड भी बढ़ रहा है, एंड उसी के साथ साथ बढ़ रहा है फ्रॉड होने का रिस्क. क्या चैलेंजेस आते हैं कि एक शिपमेंट के अंदर ही बहुत सारी जुरिस्डिक्शन आ जाती हैं और मल्टीपल पार्टीज आ जाती हैं, डॉक्यूमेंटेशंस पे बहुत ज़्यादा रिलायंस है, एंड लास्ट क्या है, जो भी फ्रॉड से लॉस हो रहा है ना आपको, वो यूसी पीडीसी, जो कि डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के रिलेटेड किसकी, आईसीसी की पब्लिकेशन है, उसमें प्रोटेक्टेड नहीं है. दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि इस चीज़ पे फोकस करके इसका प्रोटेक्शन मेजर लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये उधर कवर नहीं हो रहा है, एंड इंश्योरर भी इस फ्रॉड के लॉस को रिजेक्ट कर देते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस. रीज़न, क्योंकि इस चीज़ को प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, एंड मोस्टली हम इसको अपने इंश्योरेंस कवर में नहीं कवर करवाते. ओके, तो मैरीटाइम फ्रॉड होता क्या है? It is derived from a Latin word maritimus that is related to the sea, and basically क्या फ्रॉड हो गया, जब आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो सी के थ्रू, उस टाइम पे आपके साथ जो फ्रॉड हो रहा है. इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. एक इंस्टीट्यूशन है ये जो कि मैरीटाइम फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया है. उन्होंने डेफिनेशन दी है किसकी, मैरीटाइम फ्रॉड की. अब वो क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन है, सॉरी, एक इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन के अंदर बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, लाइक बायर, सेलर, ओनर, चार्टरर, राइट, शिप मास्टर, इंश्योरर, बैंकर. एंड मैरीटाइम फ्रॉड जो है वो इनमें से किसी भी पार्टीज के साथ हो सकता है, इन पार्टीज में से किसी एक के भी साथ हो सकता है, unjustly and illegally obtains money or goods from another party, okay, to whom on the face of it he has undertaken specific trade, transport or financial obligation. मतलब जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं इनमें से किसी के साथ भी हम फेक ट्रांजैक्शन दिखा के, फेक ट्रांसपोर्ट दिखा के हम क्या कर सकते हैं, या तो गुड्स ऑब्टेन कर लेते हैं या फिर मनी ऑब्टेन कर लेते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मैरीटाइम फ्रॉड. ओके, मेन क्या है कि एक से ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व हैं ट्रेड चेन की, और क्या कर रहे हैं वो, या तो मनी आपसे ले रहे हैं या गुड्स ले रहे हैं या फाइनेंशियल एडवांटेज लाइक क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम बैंक, वो क्या ले रहे हैं, अनलॉफुली ले रहे हैं. क्या क्या कवर हो जाता है इसके अंदर, फेक डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं उसके थ्रू फ्रॉड हो रहा है, कार्गो थेफ्ट हो रहा है,
चार्टर स्कैम हो रहा है, आपको शिप दिखाई गई बट एक्चुअली में आपका गुड्स को शिप कितनी किया, उन्होंने पैसे ले लिए, राइट। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है, व्हेन वी टॉक अबाउट मैरीटाइम फ्रॉड, सी फ्रॉड, तो हमारे दिमाग में आता है जो पायरेसी हो जाती है, जो लूट लेते हैं, राइट। दैट इज नॉट इंक्लूडेड हेयर। पायरेसी इज नॉट इंक्लूडेड इन मैरीटाइम फ्रॉड फॉर दिस चैप्टर, ओके। तो यहाँ पर मेनली तीन कैटेगरी के फ्रॉड को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती है, क्योंकि हमने बोला कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है दैट इज मेनली रिलायबल ऑन, हेविली रिलायबल ऑन व्हाट, ऑन द डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो सबसे पहला फ्रॉड अगर कोई बंदा करेगा वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही करेगा, या तो वो आपको फेक डॉक्यूमेंट दे देगा या फोर्ज डॉक्यूमेंट दे देगा ट्रेड ट्रांजेक्शन के ड्यूरिंग, ओके। सेलर क्या करेगा, फोर्ज डॉक्यूमेंट सबमिट कर देगा टू द बैंक अंडर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, एंड बैंक उसको पे कर देगा अगेंस्ट दीज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। नाउ गुड्स का क्या सीन रहता है, या तो गुड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, या फिर जो क्वांटिटी या क्वालिटी स्पेसिफिकेशन है उसको मैच नहीं करते। इसमें मेन टारगेट डॉक्यूमेंट जिस पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने के चांसेस हैं, दैट इज़ योर बिल ऑफ लेडिंग। रीजन क्या है, बिल ऑफ लेडिंग जो होता है, एक तो वो प्रूफ करता है कि कैरियर पे गुड्स आ गए, तो आपको अगर प्रूफ करना है कि गुड्स शिप हो चुके हैं, क्या लगेगा, बिल ऑफ लेडिंग। उसके बाद आपको ये प्रूफ करने की आपने कैरेज का पेमेंट कर दिया या कुछ भी, उसके लिए भी बिल ऑफ लेडिंग यूज हो जाएगा। एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स भी सी ट्रांसपोर्टेशन के केस में बिल ऑफ लेडिंग ही रहता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एंड इसमें फ्रॉड होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। नाउ फेक बिल ऑफ लेडिंग क्लेमिंग गुड्स लोडेड ऑन वेसल एक्स। एक उन्होंने फेक बिल ऑफ लेडिंग बनाया जिसमें क्या बोला कि गुड्स को वेसल एक्स पे लोड कर दिया गया है, लेकिन जो वेसल है हो सकता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, या वो कहीं और लोड हो रही है, कहीं और जाने वाली है, बट हमने फेक अपने कागज में ये दिखा दिया। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट फोर्ज किया जा सकता है, बायर और सेलर मिलके एक फेक रेप्यूटेबल बैंक से वो क्या कर सकते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट दिखा सकते हैं, एंड उस चीज़ की मदद से वो क्या कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं विद शिपिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी, किसी के साथ भी फ्रॉड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चार्टरर पार्टी फ्रॉड। चार्टर पार्टी फ्रॉड क्या हो गया, जो लोग शिपिंग से मेनली डील कर रहे हैं, शिपिंग कंपनी के लोग हो गए, राइट, या जिसने शिप को हायर किया हुआ है। अब किसी ने शिप को हायर, चार्टर पार्टी कौन होता है, एक शिप ओनर है, उसने अपनी शिप क्या कर दी, किसी को रेंट पे दे दी, ओके। और जो बंदे ने रेंट पे ली है दैट पर्सन इज गोइंग टू बी कॉल्ड योर चार्टरर। चार्टरर कोई भी हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकता है। उसने क्यों हायर किया शिप को, फॉर यूजिंग द वेसल। अब वो यूज किस लिए कर रहा है, मतलब जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो हो सकता है एक वोयाज के लिए कर रहा हो, मीन्स वन जर्नी के लिए उसने करा है, या फिर वो एक फिक्स पीरियड के लिए कर सकता है, दैट आई नीड दिस शिप फॉर मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, 1 ईयर, इट कैन बी एनीथिंग। सो दैट इज योर चार्टर पार्टी। ये दो पार्टीज आ जाती हैं, एक तो शिप का ओनर आ जाता है, दूसरा कौन आ जाता है, चार्टरर आ जाता है। अब इसमें फ्रॉड कैसे हो सकता है, जब शिपिंग मार्केट डाउन चल रही होती है तो वेसल्स की डिमांड क्या होती है, लो होती है, एंड शिप ओनर क्या करते हैं, काफ़ी कम फाइनेंशियल गारंटी पे भी वेसल्स को आपको प्रोवाइड कर देते हैं। नाउ इस केस में कई बार क्या हो सकता है, कोई फ्रॉडुलेंट चार्टरर हो सकता है, ओके। उसने क्या किया, फेक, सॉरी, ड्यूरिंग डिप्रेशन उसने लेस रेंट पर एक वेसल को क्या कर लिया, चार्टर कर लिया, ओके। नाउ वो पर्सन क्या करेगा, लोगों को ऑफर करेगा कि मैं कम फ्रेट रेट्स के ऊपर क्या कर दूंगा, आपका सामान पहुंचा दूंगा, जबकि उसकी इंटेंशन कभी नहीं होती उस चीज़ को कंप्लीट करने की। सो दैट इज हाउ द फ्रॉड ओवर चार्टर पार्टी इज डन, कि आप एक शिप वो रेंट पे लेके कॉन्ट्रैक्ट करके उसके अगेंस्ट फ्रेट ले लेते हैं लोगों से, एंड देन दे नेवर कंप्लीट द ट्रांजेक्शन, लोगों के पैसे कैसे नुकसान हो जाता है। दैट इज वन थिंग। नाउ अनदर थिंग कैन बी कार्गो थेफ्ट, कि जो सामान आप भेज रहे हो उसमें चोरी हो जाती है। नाउ हाउ दैट ऑपरेट्स, मोडस ऑपरेंडी मीन्स कि किस तरह से ये चीज़ ऑपरेट होती है। सबसे पहले कार्गो को वेसल पे लोड करेंगे, एंड उसके बाद क्या होगा, नॉर्मल जो रूट पे जाना चाहिए वेसल उससे डिविएट हो गया, मतलब कहीं और चला गया वेसल फ्रॉम दी ओरिजिनल रूट। नाउ
उन्होंने अपने हिसाब से कहीं पे भी पोर्ट को, किसी भी पोर्ट पे कार्गो को अनलोड कर दिया, एंड आफ्टर दैट या तो वेसल का नेम चेंज कर दिया, दैट वेसल जो पुराने वाली थी वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, और द वेसल इज स्कटल्ड, मतलब डेलिबरेटली संक कर दिया, वेसल को डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि हम ये बोल दे कि गुड्स तो रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गए, बट एक्चुअली में गुड्स क्या कर लिया उन्होंने, चोरी कर लिया। ठीक है, इस तरह से कार्गो थेफ्ट से वो क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ। नाउ शिप्स आर ऑफन ओन्ड बाय, मतलब इसमें मेनली क्या होता है, जो लोग कार्गो थेफ्ट कर रहे हैं उनकी शिप्स नॉर्मली शेल कंपनीज ने ऑन की होती हैं, जो कि कुछ दिन पहले ही बनाई गई स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस, एंड जब तक लॉस पता लगता है कार्गो गायब हो जाता है एंड रिकवरी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। इंपॉर्टेंट चीज़ हमने क्या ध्यान रखनी है इसमें, कि जब भी मैरीटाइम फ्रॉड्स आते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन को ही यूज़ करने वाले हैं, इसलिए आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाना है। एंड अगर एक बार ही फ्रॉड हो गया, बैंक और इंश्योरेंस एजेंसी क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को कवर करने से मना कर सकते हैं, फ्रॉम प्रिवेंशन। ठीक है, तो आप क्या करो, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करो, डॉक्यूमेंट अच्छे से वेरीफाई करो, एंड जो भी रेड फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं उनको इग्नोर ना करो। ओके, दैट इज़ योर ऑल द मैरीटाइम फ्रॉड्स। नाउ मैरीटाइम फ्रॉड्स होते कैसे हैं ये देख लेते हैं। फ्रॉडस्टर क्या करेंगे, या तो मिसरिप्रेजेंटेशन करेंगे या फैक्ट्स को छुपा देंगे टू डिसीव अदर पार्टी। नॉर्मल मेथड क्या हो गया, सबसे पहले सेलर या एक्सपोर्टर के साथ कैसे करेंगे वो, या सेलर और एक्सपोर्टर फ्रॉड कैसे करेंगे, आपसे एडवांस पेमेंट मांग ली विदाउट रिवीलिंग द एक्चुअल सप्लायर। ठीक है, पैसा आ गया, आपने सामान भेजना नहीं है। सेकेंड फ्रॉड क्या हो सकता है, ऑफरिंग गुड्स एट अनरियलिस्टिकली लो प्राइसेस फ्रॉम अनयूजुअल सोर्स कंट्रीज, सेलर्स आर नॉट नॉर्मली इंगेज्ड इन सच ट्रेड, मतलब आपने ऐसे ही बहुत ज़्यादा कम प्राइस दिखा दिए बट एक्चुअली में आप वो ट्रेड करने ही नहीं वाले हो। Setting payment condition outside normal trade practice, that is your red flag. Using name resembling well-known company to create false trust. किसी false company, well-known company का नाम बना के आप fake contract कर रहे हो, आप impersonate कर रहे हो किसी कंपनी को, तो उस केस में आप false trust बना के आप क्या कर रहे हो, सामने वाले के साथ fraud कर रहे हो। Next we have pressuring for quick acceptance of offers and immediate LC issuance, asking for payment to third parties, insisting on charter party bill of lading for goods that usually don't require chartered vessels। मतलब आप उनको क्या कह रहे हो कि मुझे चार्टर पार्टी बिल ऑफ लीडिंग की चाहिए, बट एक्चुअली में वो गुड्स के लिए चार्टर्ड वेसल्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। इस तरह की चीज़ें करके वो फ्रॉड कर रहे हैं। या फिर फॉल्स सर्टिफिकेट इशू कर दिया फॉर शॉर्ट लैंडिंग ऑफ कार्गो, बिल ऑफ लेडिंग इशूड विदाउट एक्चुअल कार्गो लोडिंग, कार्गो लोड नहीं किया बट बिल ऑफ लेडिंग इशू कर दिया, उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, एलसी के जाके पैसे ले लेंगे। इस तरह का फ्रॉड सेलर्स कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या रहेंगे, एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर्स को क्या ध्यान रखना है, जब भी आप न्यू पार्टीज के साथ डील कर रहे हो सबसे पहले उनका बैकग्राउंड चेक करो। कैसे कर सकते हो, आप डन एंड ब्रैडस्ट्रीट को यूज़ कर सकते हो क्रेडिट रिपोर्ट्स के लिए, ईसीजीसी से बायर लिमिट चेक कर सकते हो, क्रेडिट रिस्क असेस कर सकते हो। शिपमेंट करते वक्त आपने क्या करना है, रिप्यूटेड और अप्रूव्ड शिपिंग लाइन्स से ही शिपमेंट करवानी है। जो भी यूज कॉन्फ्रेंस और नेशनल लाइंस बिल ऑफ लेडिंग मार्क्ड फ्रेट प्रीपेड विद अमाउंट क्लियरली स्टेटेड। बिल ऑफ लेडिंग पे जो है वो कॉमनली यूज होने वाले जो टर्म्स हैं वही आपने मेंशन करके उस चीज़ को उस चीज़ पे ट्रस्ट करना है। इंगेज ट्रस्टेड फॉरवर्डिंग एजेंट, फॉरवर्डिंग एजेंट क्या होते हैं कि जो लोग आपका पूरा फैसिलिटेट कराते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के ट्रांजैक्शन को, तो वो आप ट्रस्टेड पर्सन को इंटरमीडियरी बनाओ जो कि आपके पैसे क्या करे, ऐसे लूटे ना आपसे। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्टेन इंडिपेंडेंट लोडिंग सर्वे रिपोर्ट्स। इंडिपेंडेंट सर्वे रिपोर्ट करवा सकते हो गुड्स की लोडिंग के ऊपर कि एक्चुअली में गुड्स लोड हुए हैं, सेफली लोड हुए हैं या नहीं। एंड आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेने के लिए सेलर और बायर के लिए लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूज़ कर सकते हो, या आईसीसी का आईएमबी की मदद भी ले सकते हो फ्रॉड अलर्ट के लिए, कि कहीं ये पर्सन जिससे हम डील कर रहे हैं वो किसी फ्रॉड में तो नहीं इन्वॉल्व। देन एलसी वेरिफिकेशन के लिए क्या कर सकते हैं, यूज स्विफ्ट ऑथेंटिकेटेड मैसेज फॉर इशूइंग और रिसीविंग एलसी, अवॉइड एयरमेल एलसी, इफ रिसीव्ड वेरीफाई ऑथेंटिसिटी डायरेक्टली विद इशूइंग बैंक, बैंक से सीधा वेरीफाई करो, ऐसा ना हो कि आपको एक फोर्ज्ड एलसी बना के भेज दी एंड आपसे गुड्स उन्होंने ऐसे मंगवा लिए।
इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर लो स्टेटस रिपोर्ट से, राइट, बिफोर इशूइंग एनी लार्ज वैल्यू एलसी। एंड ट्रेड टर्म्स देख लो कि रीजनेबल है और इंडस्ट्री के नॉर्म के अंदर ही हो। इंश्योरेंस कवर देते वक्त आपने क्या करना है, एक्सपोर्टर को एडवाइस करना है कि ईसीजीसी का कवर लें फॉर पेमेंट रिस्क प्रोटेक्शन। एंड हाई रिस्क कंट्री के साथ डील करते वक्त आपने क्या करना है, बहुत ध्यान रखना है एलसी इशू करते हुए। एंड जब भी आप हाई रिस्क कंट्री से डील कर रहे हो तो आपको कंफर्मेशन फ्रॉम अनदर बैंक मांगनी ही है एलसी के केस में, ठीक है। देन वी हैव ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट चेक। जब आप ट्रांसपोर्टेशन के डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हो एलसी के केस में, तो उसमें क्या ध्यान रखना है कि चेक कर लो कि बिल ऑफ लेडिंग पे क्रॉस चेक लगा हुआ है विद मेड रिसीट। सर्वे रिपोर्ट चेक करो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है या नहीं। एंड बिल ऑफ लेडिंग पे ये लिखा होना चाहिए कि गुड्स आर डिलीवरेबल टू द ऑर्डर ऑफ अ बैंक। बैंक का नाम होना चाहिए, बायर का नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ही मेन होते हैं बैंक के पास अपना गुड्स की रिकवरी को, जो भी उन्होंने गुड्स को फाइनेंस किया उसकी रिकवरी के लिए डॉक्यूमेंट्स ही बैंक के पास होते हैं। एयरवे बिल के केस में क्या करना है, एयरवे बिल आपका कभी भी टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं होता, इट्स जस्ट अ प्रूफ कि आपकी शिपमेंट हो गई है, राइट। एंड गुड्स मे बी डिलीवर्ड विदाउट ओरिजिनल एयरवे बिल, तो वहाँ पर क्या है, फ्रॉड रिस्क हायर है। बैंक ने क्या करना है, यूसीपी 600 के अंदर डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है, गुड्स में डील नहीं करना। इसका मतलब अगर डॉक्यूमेंट सही लग रहा है तो बैंक पे कर देगा, अगर फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट होते हैं तो उसका सारा रिस्क बायर के ऊपर आएगा। बैंक को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है एलसी ओपन करते वक्त, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो। ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसके अंडर ऑपरेट करती है, आईसीसी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर, जिसको 1981 के ईयर में बनाया गया था। मेन काम क्या है, मैरीटाइम क्राइम से फाइट करना एंड मेल प्रैक्टिस को रोकना। ओके, मेन फंक्शन क्या है इन लोगों के, इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर मैरीटाइम फ्रॉड्स, प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन सर्विसेज फॉर ट्रेड एंड फाइनेंस डॉक्यूमेंट। इसके साथ साथ उन्होंने क्या करना है, जो भी फ्रॉड ट्रेंड चल रहे हैं न्यू या कोई प्रिवेंटिव मेजर है फ्रॉड से बचने के लिए, उसके ऊपर गाइडेंस इशू करते रहना, अलर्ट्स देना। एंड कोऑर्डिनेट करना ग्लोबली किसके साथ, इन्वेस्टिगेटिंग कंपनी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जैसे कि इंटरपोल एंड वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जो फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करने में मदद करनी है, ठीक है। तो आईएमबी ने कुछ स्पेशल इनिशिएटिव लिए हैं। द फर्स्ट वन इज आईएमबी पायरेसी रिपोर्टिंग सेंटर। तो ये क्या करते हैं, ये 1992 कुआलालंपुर मलेशिया में ये बनाया गया था। काम क्या है इनका, मॉनिटर करते हैं ग्लोबल शिपिंग लेन को 24/7 एंड देखते हैं कि कहीं कोई पायरेसी तो नहीं हो रही है, एंड उस चीज़ को उसके अलर्ट रेज करते हैं, लॉ एनफोर्समेंट में मदद करते हैं। देन ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, कोर्सेज एंड कंसल्टेंसी, ताकि शिप और पोर्ट की सिक्योरिटी लोग अच्छे से कर पाएँ, जो भी न्यू इंटरनेशनल ट्रेड में लोग आ रहे हैं वो फ्रॉड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ, ठीक है। बैंकर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पहले ही पता लग जाता है अगर आने वाला कोई न्यू फ्रॉड स्कीम ट्रेंड में है, तो वो आप लोगों को उसके बारे में ऑलरेडी अवेयर कर देंगे ताकि आपका लॉस ना हो, राइट। डॉक्यूमेंटेशन की ऑथेंटिकेशन में मदद करेंगे एंड एक्सपोजर टू फ्रॉडुलेंट ट्रेड फाइनेंस एक्टिविटी भी आपका कम कर देते हैं वो। तो ये हो गया अबाउट आईएमबी। देन वी हैव कुछ सम केस स्टडी जो कि मैरिटाइम फ्रॉड के ऊपर है। जैसे सबसे पहला केस है फार्मा एक्सपोर्टर ट्रैप। अब इस केस में क्या हुआ, एक मुंबई की फार्मा कंपनी थी जिन्होंने अपने गुड्स शिप किए बाय एयर, और टर्म्स क्या थी, 50% एडवांस पेमेंट होगी, 25% अगेंस्ट डॉक्यूमेंट थ्रू बैंक। ओके, टर्म्स हमने ये रखी कि 50% एडवांस पेमेंट आपको दी जाएगी एंड 25% क्या करेंगे, बैंक के थ्रू करेंगे। बट बायर ने क्या किया, बायर ने बोला कि आप मुझे डायरेक्टली डॉक्यूमेंट भेज दो क्योंकि बैंक की अभी छुट्टी चल रही है। आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म से हट के बैंक बायर को डॉक्यूमेंट भेज दिए, उसके पास डॉक्यूमेंट आगे उसने गुड्स रिलीज करवा लिए, बंदा गायब हो गया, उसके बाद आपके पैसे क्या हो गए, बैड डेट बन गई, क्योंकि आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स से हटके कुछ ट्रांजेक्शन की। एंड जब भी बैंक हॉलीडेज आती हैं तो उस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, शॉर्टकट्स को अवॉइड करके चलना है। तो ये एक टिपिकल केस है जिसमें आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, या कस्टमर्स के साथ फ्रॉड हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। देन वी हैव अट्रैक्टिव प्राइसिंग ट्रैप।
अब इस केस में क्या हुआ है, मेसर्स एबीसी है, उसने चाइनीज सप्लायर को बोला कि मैं आपको 30% कम प्राइस पे सामान दूंगा। ओके, तो पहला एक छोटा ऑर्डर किया, उसको सक्सेसफुल कर दिया ताकि क्या हो जाए, ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। फिर उसके बाद 100% एडवांस लेकर पर्सन से एक बड़ा ऑर्डर कर दिया एंड उसके बाद डिसअपेयर हो गया एंड सामने वाला पर्सन अब वायर से $50,000 लेकर गायब हो गया। अनरियलिस्टिक प्राइसिंग भी एक रेड फ्लैग है एंड जब भी आप किसी सप्लायर से डील कर रहे हो उसकी ड्यू डिलिजेंस करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फ्रॉड कैसे हो सकता है, ऑयल पिल्फरेज का केस। एक कंपनी है उन्होंने 5,000 लीटर का पाम ऑयल इंपोर्ट कराया कंपार्टमेंट्स में। डिलीवरी होने पे पता लगा कि 100 लीटर ऑयल पिल्फर हो गया फ्रॉम ईच कंपार्टमेंट मिक्स्ड विद इन्फीरियर ऑयल। मतलब ऑयल थोड़ा मिक्स हो गया, राइट। तो इसमें क्या हो सकता है कि दूसरा पर्सन जो शिप का ऑनर था, हो सकता है कि उसने बायर के साथ मिलके ये चीज़ करी हो या उन्होंने खुद ने ये सारी चोरी वगैरह करी हो। एंड इसमें हमने क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप सामान मंगाते हो उसके फिजिकल चेक्स कराओ एंड अनलोडिंग के टाइम पे सर्वे कराओ ताकि इस तरह का फ्रॉड ना हो सके एंड ये लॉस को भी इंश्योरेंस कवरेज में लेके चलना है। सो मेन हम इस चैप्टर से जो की टेकअवेज हैं हमारे, मेनली फ्रॉड हो सकते हैं आपको लो प्राइसेस दिखा के, वर्बल अश्योरेंसेस देकर, या फिर स्टैंडर्ड प्रोसीजर को इग्नोर करके ये कह के कि हम इस तरह से चल लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट की टर्म से हटके। बट आपको जब भी मैरीटाइम फ्रॉड से बचना है तो आपने ड्यू डिलिजेंस अच्छे से करके चलनी है, कॉन्ट्रैक्ट टर्म से नहीं हटना है, इंश्योरेंस में जितनी चीज़ें कवर हो सकती हैं करनी है एंड प्रॉपर वेरिफिकेशन करानी है। और आईएमबी की कंसल्टिंग की मदद ले सकते हो आप अपने आप को फ्रॉड से बचाने के लिए। क्योंकि अगर मैरीटाइम फ्रॉड होता है तो उसमें सबसे मेजर डाउनफॉल क्या है कि ये इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं किया जाता। सो दैट इज द मेन थिंग दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। So that was it about maritime fraud and protection from it. I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा and you are now able to understand in detail कि क्या क्या रिस्क हमारे रहते हैं रिलेटेड टू सी ट्रांसपोर्टेशन एंड आप अपने कस्टमर को भी उस रिलेटेड अच्छे से गाइड कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई विल सी यू इन अदर लेक्चर्स। बाय बाय।